नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं MVNews.live। एक दौर था, एक दौर है और एक दौर आएगा। बिहार में सब ने अपनी पहचान बनाई, पहचान छोड़े और पहचान लेकर चले गए। बात करते हैं हम, जब दौर की बात आई है तो कर्पूरी ठाकुर समाजसेवी रहे, राजनीतिज्ञ रहे, शिक्षाविद रहे। एक दौर था, उन्होंने अपनी समाज को लेकर, कुरीतियों को लेकर लगातार प्रयास किए, आवाज उठाते रहे। एक दौर आया लालू प्रसाद यादव जी का। ऐसे तो उनके शासन में लगातार जंगल राज या फिर चोरी डकैती, ये उनका जो शासन का एक मुद्दा था। लेकिन अभी वर्तमान में समाज की स्थिति क्या है, समाज बिहार की स्थिति क्या है, क्या वर्तमान स्थिति सही है? हम ऐसे ही एक समाज सेवक से, जो समाज को अपने ढंग से, अपने कर्म से सींचे, सिवान जहां शाहबुद्दीन जैसे बाहुबली का क्षेत्र माना जाता है, जहां सामाजिक कार्य के लिए प्रताड़ित किया जाता है, वैसे क्षेत्र में जाना और सामाजिक कार्य को करना कितनी बड़ी चुनौती थी। आज हम ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता से आपसे रूबरू कराएंगे, उनसे जानेंगे कि समाज की स्थिति क्या है, स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है। जी हाँ, अजय सिंह जी से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिवान शाहबुद्दीन का एक बाहुबली इलाका है, उनका अपना दबदबा था, एक राज्य था। आप उस सिवान में सामाजिक कार्य किए, उत्थान किए लोगों का, तो कैसे, क्या प्रेशर रहा? क्योंकि जब उस किसी भी बाहुबली के खिलाफ अगर जो सामाजिक कार्य में उनका जो दबदबा है उन पे छोड़ता है तो वो अलग दबदबा बन जाते हैं। कैसा रहा उनके समाज में जब भी कोई अच्छे कार्य करने जाइएगा तो आज तो कम परेशानी है, लेकिन वो ज़माना था जब बिहार में लालू जी का जंगल राज हुआ करता था, केंद्र में सोनिया जी के नेतृत्व में राज था और सिवान में शाहबुद्दीन का राज हुआ करता था। उस समय सामाजिक कार्य करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आवाज़ उठाना उस सरकार के खिलाफ और उस सरकार के आतताइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब मौत के बराबर था। इस तरह की भयावह स्थिति थी, इस तरह के भयावह माहौल था। और हम लोगों ने जब सामाजिक कार्यों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया तो उस समय की सरकार ऐसी थी कि जो कुछ भी इस तरह के लोग सामाजिक कार्य करने आते थे, तो जनता के हित की बात करने आते थे, न्याय की बात करने आते थे, उनको या तो गोलियों से मार दी जाती थी और नहीं तो उनको इतने केसेज में फंसा दिया जाता था कि उनका कैरियर खराब हो जाए और वो बैक हो जाए या तो जान गंवा दे। दो ही उपाय था और वो सरकार करती थी लोगों के साथ। बहुत कठिन समय था जब हम लोग 2001 में 1995 से हम लोग राजनीति में जब आए और जनता की आवाज़ को बुलंद करना शुरू किए, हम देखे हैं हमारे साथ कितने हमारे मित्रों को मार दिए गए, हमारे साथ चलने वाले कितने मित्रों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जो लोग भी जिस पार्टी के लोग हों और जो उस तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो गोलियों से सामना करना पड़ता था। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आज हम लोग जनता के बीच हैं और जनता का आशीर्वाद है कि जनता के साथ हैं और वो माहौल भी बदला, सरकार भी बदली। अब का समाज जो है अभी, उसको कैसे देखते हैं? इस परिवेश में आप पहले का परिवेश और अब का परिवेश को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले के 2005 के पहले के ज़माना जो था उस समय भी हम लोग थे और उस समय देखे हैं कि न्याय की बात करने वालों को गोली से मारी जाती थी
और जनता के हित की बात करिएगा तो उस समय भी आपको गोलियों से भुना जाएगा। इस तरह के माहौल था, रोड चलना मुश्किल था, रोड थी ही नहीं और रात में कहीं जाना मुश्किल था और रात में चलना दुर्भार था। कहीं कोई बाहर से चल कर के आए, ट्रेन से उतर कर के आए, प्लेन से उतर कर के आए, रास्ते में उतर के घर नहीं पहुँच पाते थे। ये डर बनी रहती थी, डर का माहौल था और सिवान तो ऐसे ही हिट लिस्ट में था। सिवान जो था शहाबुद्दीन का राज था और शहाबुद्दीन बिहार का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था और आईएसआई का एजेंट था और शहाबुद्दीन ने एक अपना दबदबा बनाया था वो लालू जी की सरकार में, अपनी सरकार चलाता था। इसलिए वो बड़ी भयावह माहौल थी और उस माहौल में जो लोग जिए हैं वही लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल था। उसी माहौल में हम लोग भी थे, आए थे जनता की बात करने। तो बहुत सारे केसेजों में इतनी फंसा दी गई कि निकलते निकलते हम लोगों को दम घुटा। जान तो बच गई उस समय, लेकिन जान बच जाने का नतीजा है कि इतने केसेज में फंसा दिए गए कि उससे निकलते निकलते 15 साल लग गया। आज तो बहुत अच्छा माहौल है। नीतीश जी के खिलाफ भी कोई बोलता है तो उसको कोई डर नहीं है, मोदी जी के खिलाफ भी कोई बोलता है तो उसको कोई डर नहीं है कि हमको मार दिया जाएगा, गोली से मार दी जाएगी या फंसा दिया जाएगा। इस तरह का कोई माहौल नहीं है। आज तो बहुत अच्छा माहौल है और सब तरह से जो है बिहार विकसित किया है। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। उस ज़माना में 2005 के पहले के ज़माना, 2005 के बाद के ज़माना में बहुत फ़र्क है और हम लोगों ने तो 2005 के पहले के भी ज़माना देखा है, 2005 के बाद के भी ज़माना देखा है। दोनों माहौल में जी रहे हैं। उस समय जीने से अच्छा मौत अच्छा लगता था। जब मर जाना ठीक है, लेकिन उस तरह के माहौल में जीना ठीक नहीं। इस तरह की स्थिति थी और जीवन से लोग उब ही जाते थे। कितने लोग, हम लोग भी उब गए थे। अब वो ठान ही लिए थे जो मरे या बदले, बदल देना है सरकार और नहीं तो मरना तो है ही। ऐसे ही रोड पर मारे जाएंगे, नहीं तो सरकार ही बदल दें तो हो सकता है कि बिहार के लोगों का जान बच जाए, बिहार के लोगों का प्रतिष्ठा बचे। इसलिए हम लोगों ने लड़ा, आतताइयों के खिलाफ किया और आतताइयों के खिलाफ करने, शहाबुद्दीन जैसे टेररिस्ट का खिलाफ करना, शहाबुद्दीन जैसे आतंकवादी का खिलाफ करना, आप समझ रहे हैं कितना कठिन कार्य था। उस समय हम लोग खिलाफ करके और सरकार बदलने का कार्य किया। 2005 के दौर का मैं बात बताऊं, मेरी माता जी निर्दलीय एमएलए के चुनाव लड़ी थी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था सीवान जिला के और उसी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में शहाबुद्दीन का भी गांव है। वहीं से चुनाव हमारी माता जी निर्दलीय लड़ रही थी और सरकार के खिलाफ में। वो माहौल वैसा था कि प्रचार करने और कोई पार्टी नहीं जाती थी। एक सिंगल मेरी माँ ऐसी प्रत्याशी थी कि चुनाव प्रचार कर रही थी और शहाबुद्दीन का आतंक था, चलना मुश्किल था। उस दौर में लोगों ने हमारी माता जी को सहयोग किया, हम लोगों को सहयोग किया। हम लोग, माता जी हमारी निर्दलीय चुनाव जीती और जीत करके गई। सरकार नहीं बना क्योंकि उस समय रामविलास पासवान जी के कुछ वोट आ गए थे, वो लेकर के भागने लगे, सपोर्ट नहीं किए। बाद में बहुत तरह की बातें हुई, सरकार नहीं बन पाया, बिहार विधानसभा भंग हो गया और मेरी माता जी शपथ भी नहीं ली और फिर दोबारा चुनाव की तैयारी हो गई। तो दोबारा चुनाव में हम लोग बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी के साथ हुए और नीतीश जी के साथ होकर के जनता दल यूके पार्टी से मेरी माता जी चुनाव लड़ी और हमने प्रशासन से भी वादा किया था कि प्रशासन, जब माता जी हमारी चुनाव जीत जाएंगी और हमारा सरकार बन जाएगा तो हम पुलिस को सरेंडर कर जाएंगे और सरेंडर करके अपने ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं लालू जी की सरकार में, उसके न्याय के लिए हम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे और जब न्याय मिलेगा तब फिर जनता के सामने आएंगे और जनता के बीच आएंगे। और हमें कोर्ट से सारे केसेज में एक्विटल किया गया, बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी किया गया और जनता जैसे हमारे साथ न्याय की वैसे कोर्ट भी हमारे साथ न्याय किया और हम निकल कर के आए। 2010 में हम निकल कर के आए। 2010 का चुनाव होना था, उसके पहले हमारा सारे केसेज में एक्विटल हो गया, रिहाई हो गई, बाइज्जत बरी कोर्ट ने कर दिया हमको। तब से हम पब्लिक के साथ हैं और जनता के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में भी,
उस दौर में लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, लेकिन अब निकलते हैं। 2005 का जो दौर आया, समाज बदला, एक युग का अंत हुआ। अब इस युग में लड़कियां अपने घरों से निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, किसी भी प्रकार से हो। तो क्या लगता है कि अभी भी लड़कियां डरती है, तो इसका क्या है उपाय? अब बच्चियां अब डर नहीं रही। घटनाएं कुछ घट सकती है, लेकिन लोगों के मन में जो भय था, जो बच्चियों के हृदय में जो भय व्याप्त था पहले के ज़माने में, 2005 के पहले के समय, तो वो अब भय बच्चियों के हृदय में नहीं है। बच्चियों के हृदय से भय निकल चला है, क्योंकि अब तो देखते हैं हम लोग, झुंड के झुंड बच्चियां चलती हैं रोड पर, कोई बोलने वाला नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है बच्चियों को बोल दे। इस तरह का बच्चियों के आत्मबल पैदा हुआ है अंदर, महिलाओं के अंदर इस तरह के आत्मबल पैदा हुआ है कि अगर कोई महिलाओं के झुंड में कोई पुरुष बोल दे तो उसको उसके चप्पल से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के आत्मबल बढ़ा है महिलाओं में और बच्चियों में। और बिहार में तो बच्चियां एक साथ 50-50, 100-100 के झुंड में चलती है, साइकिल से चलती है। पहले एक साइकिल कोई चलाती थी बच्ची तो उस पर फफकी कसी जाती थी। एक बच्ची अगर साइकिल निकल कर चल दे 2005 के पहले, तो उस पर तरह तरह की फफकियां कसी जाती थी। आज किसी की हिम्मत है कस दे? 100-100, 200-200 की संख्या में बच्चियां एक साथ चलती है, साइकिल चला के चलती है। अब तो किसी को धक्का भी मार देती है तो कोई नहीं बोलता है। इस तरह के माहौल है, बच्चियों पूरी सेफ है और महिलाओं के अंदर आत्मबल बढ़ा है। सुरक्षा के प्रति एकदम निश्चिंत है महिला बिहार में, और खुल करके कार्य कर रही है महिला बिहार में। एक हम चाहते हैं कि हाथरस गैंग रेप का जो हुआ, मानवता को लेके, समाज को लेके, कितना, क्या इसे रोका जा सकता है और कैसे? ये हाथरस रेप का जो नाम दिया जा रहा है, हम लोग डिटेल्स में उसमें गए, अंदर डीपली जानने का प्रयास किए, क्योंकि इस तरह के कुकृत्यों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। चाहे किसी की सरकार हो, किसी के सत्ता हो, इससे हम लोग डरते नहीं। सरकार किसी को, इस तरह के अगर कुछ कुकृत होंगे तो उसका खिलाफ करना हम लोगों के अंदर भरा हुआ है। क्योंकि लालू जी के ज़माने में जो ऐसे कार्य होते थे तो उसका पुरजोर विरोध करते थे, और चाहे हमारी सरकार में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं, तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हर तरफ जो मामला स्क्रिप्टेड मामला बनाया जा रहा है, वहाँ गैंगरेप नहीं हुआ है। फसल काटने के लेकर के विवाद हुई है, और फसल काटने में बच्ची को मारा गया है, उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। हम लोग जहाँ तक डीपली पता किए हैं, अब उसको रेप का स्क्रिप्टेड कहानी बनाया जा रहा है, और थोड़ी देर में खुल करके सामने आ जाएगा, उसके साथ बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है। हम लोग को जहाँ तक पता चला है, और पता नहीं और क्या सच्चाई है, लेकिन हम लोगों ने जाना है कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। अभी समाज में एक हमने दौरा किया तो लोग अभी भी नीचे तबके के भूखमरी से जूझ रहे हैं। उसके उत्थान के लिए क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने समाज के प्रति अपना मंतव्य रखा है, अपने विचार को रखे हैं, आप जूझे हैं उस समाज से भी और इस समाज से भी, तो आपको क्या लगता है उसके उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है? गरीबी को हमने सतह से देखा है। हम एक गरीब परिवार के लड़का हूँ, जिस परिवार के पास ऐसी हालत बन गई थी कि मैं मैट्रिक पास करना चाहता था और मैट्रिक का फॉर्म भरने का पैसा मेरे पास नहीं था। उस तरह के परिवार के बच्चे हैं हम, इसलिए गरीबी को हमने सतह से देखा है। आज तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है, नीतीश जी के ज़माने में, इनके सरकार में, एनडीए की सरकार में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उसके पास पैसा नहीं हो और मैट्रिक का फॉर्म नहीं भर पाए। ये तो समस्याएं दूर हो चुकी हैं। कोई बच्ची हो, एमए करना चाहती हो, बीए करना चाहती हो, और उसके पास पैसा उसके पिताजी के पास नहीं हो और वो नहीं कर पाए, इस तरह की बात नहीं है। अब तो उसके पास पैसा सरकार दे रही है कि आराम से वो बीए कर सकती है, एमए कर सकती है। बच्चों को लिए भी सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, किताब मिल रहा है, और जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है, बच्चों को साइकिल मिल रहा है, बच्चियों को साइकिल मिल रही है, पोशाक मिल रही है। हम लोग तो पढ़ते थे उस ज़माने में, तो अब समझ जाइए कि 100 रुपया नहीं हो तो फॉर्म नहीं भराया, इस तरह की स्थिति थी। और उस समय की सरकार कहाँ देती थी, सहयोग करती थी। हम तो इंटर पढ़ लिए,
साइकिल नसीब नहीं हुआ हमें, पैदल ही जाते थे इंटर क्लास में पढ़ने। अब समझ लीजिए 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर सफ़र तय करके पैदल जाते थे हम पढ़ने। वो एक ज़माना था। आज ज़माना है कि अब 9th क्लास में, 10th क्लास में बच्चे गए, बच्चियाँ गई, उसको साइकिल सरकार प्रोवाइड कर देती है, पोशाक सरकार प्रोवाइड कर रही है, किताबें सरकार प्रोवाइड कर रही है। अभी तो और इससे बेहतर होने वाला है, क्योंकि देखिए बिहार को जो लोगों ने 15 साल ठगा 2005 के पहले, क्या 2005 और 1995, 90 के ज़माने से, 90 से लेकर के 2005 तक सरकार तो थी ही किसी की, लेकिन उस समय क्या स्थिति थी? 15 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ था सरकार का? बच्चों को साइकिल नसीब नहीं होता था, बच्चियों को साइकिल नसीब नहीं होती थी, कपड़ा फट गया तो स्कूल नहीं जाते थे, डर से, लाज से नहीं जाते थे। हमारे साथ हुआ है कि किसी किसी दिन मेरे कपड़ा जो है फटे हुए थे, गंदे होते थे, हम नहीं जाते थे, उस दिन साफ करते थे, तब पढ़ने जाते थे। इस तरह की स्थिति बनी थी। आज जो है स्थिति ऐसी बनी है कि सरकार सभी तरह से सहयोग कर रही है बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए। तो बेहतर तो समय हुआ ही है, और नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, इससे लोगों में भरोसा जगी है कि अब नेता कहते भी हैं, करते भी हैं। पहले के ज़माने में भरोसा ही नहीं था, जो नेता कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नीतीश जी ने 7 निश्चय किया, 7 निश्चय में जो जो कहा नीतीश जी ने वो सब किया। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें 1-8% पूरा नहीं हुआ है, 1-8% कहीं किसी गड़बड़ी की वजह से पूरा नहीं हो पाया है। 7 निश्चय में जो है नली गली थी, नल जल था, बच्चों को जो है क्रेडिट कार्ड थी, 5 मेडिकल कॉलेजेस बनानी थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनानी थी, ये सारे हुए हैं। हाँ, कहीं ज़मीन की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज का नींव नहीं रखा पाया है, क्योंकि टेंडर हो गया। मेडिकल कॉलेज सब जो 5 कहा गया था, 5 से ज़्यादा 12 मेडिकल कॉलेजेस बिहार में बन रहे हैं, मोदी जी की कृपा से। नीतीश जी का निश्चय जो 5,000 मेडिकल कॉलेज बनाना, वो बन रहा है। इस तरह के देखिए अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब सब गाँवों को पिच रोड से जोड़ दिया गया, सब गाँवों को बिजली दे दिया गया। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार हो गए हैं। अब रोजगार की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात है कि मोदी जी का भी आह्वान है कि आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग कहते हैं, हम बचपन से कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और उसमें सरकार सहयोग करती है, सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही है, बहुत तरह की संस्थाएं जो है सहयोग कर रही है। लेकिन आत्मनिर्भर बनिएगा तभी किसी का सहयोग आप पा करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपके मन में यह बात होगी तभी हो सकता है इस तरह से। और आत्मनिर्भर बनने से ही बेरोजगारी दूर हो सकती है, और भूख से भी निजात मिल सकता है। और जो भूख से लोग, सच है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो भूखे रहते हैं, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था की है जो कोई भूखे नहीं रह सकता। वहाँ के जनप्रतिनिधि सजग हों, वहाँ के सामाजिक संस्थाएं सजग हो, तो निश्चित रूप से कोई भूखे नहीं रह सकता। क्योंकि इस बार जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको भी राशन कार्ड बनाने का आदेश हो गया। अब किसी तरह के कोई उदासीपन दिखाया होगा, किसी तरह की लापरवाही दिखाई होगी, उन्हीं का राशन कार्ड नहीं बना है, या वहाँ के जनप्रतिनिधि सजग नहीं है, वार्ड के अध्यक्ष सजग नहीं है, वार्ड मेंबर जो है वो सजग नहीं है, तभी उनका कहीं नहीं बन पाया होगा। न तो सबको राशन कार्ड दिया जा रहा है, सबको राशन की व्यवस्था दी जा रही है कि बिहार में कोई भूखे न रहे। अब कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, लेकिन आज झोपड़ियों में जाइए, चेहरे पर लाली दिखता है। पहले हम लोग थे, झोपड़ियों में रहते थे, होठ सूखा रहता था, भोजन ठीक से नहीं मिलता था दोनों टाइम, दाल मिले, चावल मिले, सब सब्जी मिले, तीनों चीज़ नहीं मिल पाता था। हम लोग तो 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए थे, तब तक दोनों टाइम सब भोजन नहीं मिल पाता था। इस तरह की थी गरीबी। लेकिन आज कहाँ, आज सब बदला है, बहुत सारा बदलाव हुआ है, और जो बदलाव किया है और जो बच्चा है वही बदलाव भी कर सकता है। किसान की परिस्थिति सर, हमने अभी लगभग पटना डिस्ट्रिक्ट में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनका दौरा किया और गांव गए हैं लगातार चुनाव को लेके। किसान की परिस्थिति, वो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, हमारे अनाज मर जाते हैं, गवर्नमेंट फंड देती है लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाता। क्या क्षेत्रीय नेता या कार्यकर्ता कहीं कुछ दिक्कत होती है, किस कारण से वहाँ? देखिए, किसानों को आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कृषि संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं
वैसे व्यक्ति को दी जाए जिनके अंदर शील हो, लाज हो, ईमानदारी हो। ईमानदार लोगों को कृषि मंत्रालय दी जाती है, क्योंकि इस देश का हृदय किसान है और यह देश कृषि पर निर्धारित है। 42% गांव में निवास करते हैं। 42 ने 82% लोग गांव में निवास करते हैं और गांव की सारी स्थिति परिस्थितियां खेती पर डिपेंड है। गांव की आर्थिक स्थिति खेती पर डिपेंड है और खेती पर तो पूरा भारत डिपेंड है, पूरा विश्व डिपेंड है। अगर खेत में अन्न न उगे तो शहर में रहने वाले लोग भी क्या खाएंगे। इस तरह के किसानों के लिए कार्य करने वालों को ईमानदार होना जरूरी है। किसानों के लिए कार्य करने वालों को हृदय में शील होना चाहिए, लाज होना चाहिए। कि सारे विभाग में चोरी हो लेकिन किसानों के विभाग में नहीं होनी चाहिए। किसानों को बहुत सारे प्रिविलेज देने की जरूरत है, बहुत तरह की सहायता देने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने किसानों को दुख को सुना है। कृषि रोड मैप बनाया जो नीतीश कुमार जी ने, उस पर काम भी चल रहा है। हरित क्रांति का उन्होंने जो संदेश दिया पूरे बिहार में, चाहे हरियाली, जल जीवन हरियाली का उन्होंने जो दिया, किसानों को मजबूत करने के लिए ये सारी कामें नीतीश जी ने किया है। बहुत तरह के कार्य किया है नीतीश कुमार जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की भी चिंता की है। 6,000 रुपया साल में एक किसान को देते हैं, चाहे दहे, चाहे सूखे, चाहे फसल कट जाए, उनका पूरा फसल हो जाए तो भी किसानों को 6,000 रुपया मिलेगा। अगर दह सूख जाता है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी, जब दह जाता है, सूख जाता है, तो उसके लिए नीतीश कुमार जी उसका क्षतिपूर्ति देते हैं। बराबर किसानों को आत्मबल देते रहते हैं। एक बार की बात है, बारिश नहीं हो रही थी, किसान धान के बिछड़ा डाल दिए थे और धान डर से नहीं रोप रहे थे कि बारिश नहीं होगी तो धान हो नहीं पाएगा। नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के साथ साथ सभी माननीय सांसदों, विधायकों को बुलाया और कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को आश्वासन दीजिए, जो धान रोपें, बारिश होगी और बारिश नहीं होगी तो उनके धान पटवन के लिए, बिछड़ा पटवन के लिए हम डीजल अनुदान देंगे। नहीं भी होगा तो हम फसल क्षति अनुदान देंगे। लेकिन किसान धान नहीं रोपेंगे तो क्या होगा, कहीं बारिश हो गया तो फिर धान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने किसानों को समृद्ध करने के लिए कृषि रोड मैप बनाया है और उस पर काम भी चल रहा है। और देखिए, इस बार के 7 निश्चय में उन्होंने तय किया है कि सभी किसानों को खेत तक पानी पहुंचाएंगे, सभी किसानों के सब खेत में पानी पहुंचाएंगे। ये उनके निश्चय में है। जैसे हर घर को नल का जल पहुंचाएंगे, उनके निश्चय में था। सभी युवाओं को शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सब उनके निश्चय में था। हर गली में, नाली में, गली में जो है पक्कीकरण करेंगे, नालियों को पक्का करेंगे, उनका निश्चय में था। वो सब कार्य हद तक पूरा हुआ, अब कुछ बाकी है, उसको भी पूरा किया जाएगा और करेंगे। जो करता है वही करता है, जिसको नहीं करने की आदत है वो कभी नहीं करेगा। इसलिए किसानों को जो कार्य कर रहे हैं उनको सब तरह से ईमानदारी से कार्य करके किसानों को समृद्ध बनाने की जरूरत है। अभी और किसानों को जो है सहायता की जरूरत है। किसानों को बहुत तरह की अभी मदद की जरूरत है, तब जाकर के किसान अपने कृषि पर डिपेंड होकर के आत्मबल के साथ कार्य करेंगे, तभी देश का माली स्थिति ठीक हो सकता है। और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो सकता है। सर, मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं वर्तमान स्थिति को परिवेश को देखते हुए? मेरा इस धरती पर जितने लोग हैं वो सब मेरे ही समाज के लोग हैं। हाँ, तो हमारी नीति भी है कि इस धरती पर जितने लोग हम लोग हैं सब एक ही समाज, एक ही परिवार के लोग हैं। हम ईश्वर के जन हैं, सभी लोग ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। हर तरह तरह के धर्मों में, तरह तरह के जाति में होते हैं, लेकिन हम सब मानव जाति हैं। और मानव जाति को यही संदेश है कि आपके लिए जो कार्य करे सोच समझ करके, उस पर विचार करके उसको अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि घर में जब ईमानदार सेवक होता है और निश्चित रूप से ईमानदारी से कार्य करता है तो सेवक को रखना चाहिए, उसका सेवक का लाभ लेना चाहिए।
जो ईमानदार सेवक हो। और आपने सबको परखा ही है। सोच समझ करके अपना वोट करें। वोट आपकी शक्ति है। आपके वोट से सरकार का निर्माण होता है और उसी सरकार से आपका कार्य होता है। तो जो आपके जीवन काल में आपने जिनको परखा है, समझा है और ईमानदारी से जो आपका कार्य किया हो, उसके साथ मजबूती से खड़े रहिए। किसी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में ना आइए, नहीं तो आपका भविष्य अधर में पड़ेगा, आपके बच्चों का भविष्य अधर में पड़ेगा। यही आप सबसे अपील है मेरा। थैंक यू। आपने अभी एक समाजविद कार्यकर्ता से हमने आपको मिलाया। उस जहां सिवान शहाबुद्दीन का जो बाहुबली थे इलाका था, उनका अपना दबदबा था, वहां जाके सामाजिक कार्य किए और अपना एक छवि को प्रस्तुत की। ऐसे कैमरामैन सहयोगी श्रवण कुमार के साथ MV News.live।